हम एक सैम्पल क्वेश्चन लेके कुछ रिवीजन कर लेते हैं। एनएलएम काइनेमेटिक्स एनएलएम के कंसेप्ट, ये कंसेप्ट कुछ जस्ट रन थ्रू हो जाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, सेंटर ऑफ मास एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मल्टी कंसेप्ट है। जस्ट ऐसे एक प्रॉब्लम डेली करते रहेंगे तो आपका रिव्यू होता रहेगा कंसेप्ट्स का। मेरा भी ये आइडिया है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन मल्टी कंसेप्ट का डेली डालूं सो दैट वो रिवीजन में हेल्प करता है। तो आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ कीजिए। इस क्वेश्चन का मेन पर्पज़ है कंसेप्ट्स को रिवाइज करना, मोर देन सोल्यूशन। मैंने मॉर्निंग में पुटअप किया था, एक बच्चे ने बोला कि क्यों डिलीट कर दिया, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि वो बहुत लेंदी हो गया था और एसएचएम का कुछ ओवरडोज हो गया था। तो मुझे लगा कि शायद ओवरडोज हो गया एसएचएम का, तो मैं बैलेंस करके सारे कंसेप्ट को बैलेंस करके मैं रिवीजन मोड में बनाना चाह रहा हूँ। भले ही मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। वो पूरा 1 घंटे का था, 1 घंटे का एफर्ट था। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले वही काम किया था। अब इसमें देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है। प्रॉब्लम है पेज है 12.23 क्वेश्चन 21। 2 मासेस हैं, स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया हुआ ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करते हैं, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे नहीं है। होता भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रॉब्लम में दिया है कि ये मास इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर ही नहीं करना चाहिए। ये लेंथ L0 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है और कुछ टाइम बाद ये पूरा सिस्टम वापस आता है। और कैसे वापस आएगा? उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। क्यों उसी वेलोसिटी से वापस आएगा, आप ये सोचिए। देखो, ये वर्क एनर्जी थ्योरम या बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वर्क डन करते हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्सेस दे बिलीव इन रिटर्न गिफ्ट। सपोज़ कोई आया, फ्रिक्शन तो नॉन कंजर्वेटिव, वो तो पूरा खा जाएगा, वापस नहीं करेगा। लेकिन ब्यूटी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, स्प्रिंग पे कोई चीज़ स्ट्राइक की, कंप्रेस हुआ, फिर स्प्रिंग उतने ही प्यार से उसको वापस दे देगा, सारी वेलोसिटी वापस। कोई लालच नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस आर वेरी गुड, तभी नाम कंजर्वेटिव है। एंड वो डर्टी फोर्सेस आर दिस फ्रिक्शन फोर्सेस, दिस विस्कस फोर्सेस, वो बिल्कुल थैंकलेस हैं। खा गए वेलोसिटी, वापस भी नहीं करेंगे। पैसा ले लिया, वापस नहीं करेंगे। फ्रॉडस्टर टाइप के लोग हैं, स्काउंड्रल फ्रॉडस्टर टाइप। मुझे वर्ड यूज़ नहीं करनी चाहिए बट पता नहीं आजकल मेरे दिमाग में आ रहा है। सो ये उस टाइप के हैं। सो कंजर्वेटिव फील्ड, अगर ये जी होता, ये अगर स्प्रिंग का फोर्स होता, स्प्रिंग की वजह से होता, यहाँ भी स्प्रिंग है, यहाँ भी स्प्रिंग है, इंटरेस्टिंगली अगर होता, तो वो रिटर्न गिफ्ट देते हैं। मींस जितना वेलोसिटी उसका खाया उतना ही वापस देंगे। सो सिस्टम में कुछ गया, कंप्रेस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ लीजिए, वो भी कंप्रेशन की तरह ही होता है। कंप्रेस किया और वापस कर दिया। जैसे ग्रेविटी में बॉल फेंका, ऊपर गया और उसने पूरी वेलोसिटी उसकी खाई, लेकिन प्यार से उसको उतना ही वापस कर दिया, नीचे आके वेलोसिटी सेम हो गई। सो 2 कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे सेम वेलोसिटी होती है। वो ब्यूटी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस है। दूसरा है, जब ये वापस आया तो कहीं रुका होगा तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ T/3 होगा और यहाँ जो है 2/T/3 होगा। नेचर लाइक्स सिमिट्री, फिजिक्स लाइक्स सिमिट्री। हर चीज़ सिमिट्रिकल है नेचर में। आप देखिए, पेड़, सबसे पहला पहिया बोलूँगा मैं पेड़ को, गोल है ना। पहिए का आविष्कार वहीं से होना चाहिए था। पेड़ को काट के देखा होगा, घुमाया, आ रही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एनीवे, टू बी ऑन सीरियस साइड, आज मैं थोड़ा साइकिलिंग करके आया हूँ लंबा, तो थोड़ा सा शायद डोपामिन हुआ है ब्रेन में, इसलिए मे बी आई एम स्लाइटली डिफरेंट। एनीवे, सो ये सिमिट्री, नेचर लाइक सिमिट्री। सो ये मिड पॉइंट होगा। बस पूरा टाइम अगर T0 लिया तो यहाँ पे टाइम T0/2 होगा, ये भी टाइम T0/2 होगा, और टोटल टाइम इसने T0 लिया। सो एक तो नेचर लाइक सिमिट्री, फिजिक्स लाइक सिमिट्री। ऐसे क्वेश्चन हो तो सिमिट्री पे जाइए। कंजर्वेटिव फोर्सेस हमेशा दयालु होते हैं, जो लेते हैं वापस करते हैं। तो वेलोसिटी u था, वापस वेलोसिटी u होगा। हम आगे जाके प्रूव भी कर सकते हैं इसको। ये तो बेसिक चीज़ हो गई। अब आते हैं इस प्रॉब्लम की फिज़िक्स में। क्या होगा जब ये पूरा हमारा जो है ना, ऐसे 2 मासेस जब स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं ना, तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। दोनों मासेस को अलग अलग मत देखिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो देख सकते हैं
वो भी मेथड मैं बताऊंगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास में देखिए और सोचिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। ये सेंटर ऑफ मास का मतलब है एक ऑब्जेक्ट है। ये जो है सपोज़ अब मैं इसको देखता हूँ, ये मेरा फिक्स फ्रेम है। एक्चुअली सारे कंसेप्ट में अलग अलग तो नहीं बोल सकता, ये काइनेमेटिक्स है, ये एनएलएम है, ये सीओएम है, ये वर्क एनर्जी है, सब इंटरलिंक्ड होंगे ना, सब हौच पौच एक के साथ दूसरा, क्राउड की तरह। फिजिक्स इज़ लाइक अ क्राउड ना, एडवांस क्वेश्चन क्राउड में ना, कोई पार्टिकल कहीं है, कोई पार्टिकल कहीं है, इस टाइप से। सो यहाँ सेंटर ऑफ मास ये एक कोई सिस्टम है। सपोज यहाँ ऐसा भी होता ना, 3 मास ऐसे बंधे हुए हैं और ये मैंने घुमा के इसे फेंक दिया। सो एक तो इसका घूमने वाला होगा जो मैंने पिछले वाले उसमें किया था, एक होगा इसका सेंटर ऑफ मास तो होगा ही होगा ना कहीं पे। तो वो हम वेलोसिटी जो लेते हैं वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेते हैं। अगर हम पूरे सिस्टम को भूल जाएं, इसको देखें कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसका वेलोसिटी v है, तो इसको सेंटर ऑफ मास में जाने का मतलब है हमने रिप्लेस कर दिया एक चीज़ से जिसका मास वही है जो इन दोनों का मास का सम है, और वेलोसिटी वो है जो इन दोनों के मोमेंटम को इसके टोटल मास से डिवाइड कर दूं, वो मेरी वेलोसिटी है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। सो जो इन सब का मोमेंटम था या जो इनका मोमेंटम है, यहाँ पे m बराबर है u वेलोसिटी है। ऐसे फिक्स फ्रेम में अगर देख रहा हूँ तो इसको मैं क्या करूँगा, फिक्स फ्रेम में मैं अब बना रहा हूँ एक सेंटर ऑफ मास का फ्रेम। इसको मैं अब जो है सेंटर ऑफ मास में रख देता हूँ, इस फ्रेम में रख देता हूँ, और ये इटसेल्फ उसी वेलोसिटी से चलेगा जो इसके सेंटर ऑफ मास की होगी। यहाँ पे वेलोसिटी यू ही आएगी क्योंकि दोनों मासेस का मासेस सेम है, दोनों m है और दोनों की वेलोसिटी सेम है u। तो ऐसी सिचुएशन में मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी u आएगा, लेकिन बाकी केस में m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 जो है सेल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा। अब जो है ये मेरा फिक्स फ्रेम था और यहाँ मेरा सेंटर ऑफ मास है, और ये अब मैं बेटर होगा कि इसको आप ऐसे देखना शुरू कर दीजिए। ये स्प्रिंग का सेंटर, यहाँ पे तो स्प्रिंग का सेंटर ही सेंटर ऑफ मास है, ये m है और ये m है। मोमेंट आप इसको सेंटर ऑफ मास में लाके रख दिया। अब इस सिस्टम को जो मैंने फिक्स फ्रेम में देख रहा था यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास में लाके रख दिया, तो मुझे इनका वेलोसिटी बस ऑल्टर करना है और स्यूडो फोर्स लगाना है। 2 चीज़, सेंटर ऑफ मास में आते ही आपको सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी निकालना है और स्यूडो फोर्स का ध्यान रखना है। ये 2 चीज़ अगर नहीं करी तो सेंटर ऑफ मास में आपकी प्रॉब्लम गलत हो जाएंगी। ये 2 चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी जो फिक्स फ्रेम में वेलोसिटी है माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हर मास की इसकी वेलोसिटी u थी, अगर सपोज u1 होती तो u1 माइनस u, इसकी होती अगर u2 माइनस u, तो रिलेटिव निकालते हैं तो इसकी भी 0 है और इसकी वेलोसिटी भी 0 है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो एक सेंटर ऑफ मास जा रहा है उसकी जो है वेलोसिटी उस फ्रेम में इन बॉडीज़ की वेलोसिटी 0 है, और सेंटर स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है, कंप्रेस होगा स्प्रिंग ना, यहाँ पे देखो कंप्रेस होगा, फिर वो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, लेकिन इलोंगेट नहीं होगा। इलोंगेट तब होता जब फोर्स जो है स्प्रिंग को स्ट्रेच करता, कोई फोर्स उसमें इलोंगेट होता, फिर 0, जैसे स्नेल चलता है ना। यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस होगा फिर नॉर्मल लेंथ में आएगा, फिर कंप्रेस होगा फिर नॉर्मल लेंथ में आएगा। अगर ऐसा होता कि ये फोर्स कॉन्स्टेंटली लगता रहता, और अगर स्प्रिंग को खींचता फोर्स तो स्प्रिंग इलोंगेट होता फिर नॉर्मल लेंथ में आता, फिर इलोंगेट होता फिर नॉर्मल लेंथ में आता, ऐसा मोशन होता है। सो यहाँ पे जो है स्प्रिंग फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन दोनों मासेस पे वो इंटरनल फोर्सेस हैं, उसकी वजह से कोई वेलोसिटी नहीं चेंज होने वाली। तो सेंटर ऑफ मास में आप देखेंगे इनकी जो वेलोसिटी है वो वही रहेगी जो एंड तक है। यहाँ पे देखिए इस वाली सिचुएशन में आके ये रुक गए हैं, तो इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नेचुरली जब ये सिस्टम अंदर गया और बाहर आया तो कहीं तो रुका होगा, मिड पॉइंट पे ही रुका है ना। जब ये रुका है तो यानी कि ये वेलोसिटी दोनों की, जब स्प्रिंग हमारा जो है स्प्रिंग मास सिस्टम का मोशन रुक जाता है ऐसे, उस टाइम में जो है या तो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा
या मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा। दोनों की वेलोसिटी जब सेम होती है, दोनों की वेलोसिटी सेम तब होगी जब या तो इलोंगेशन पूरा हो गया उसका या कंप्रेशन पूरा हो गया। सो मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम इलोंगेशन पे वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। और यहाँ पे वेलोसिटी, क्योंकि सिस्टम रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे सिस्टम रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 हो गई है। सो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ पे u थी और यहाँ पे 0 हो गई है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे कांस्टेंटली एक फोर्स लग रहा है। लेकिन सेंटर ऑफ मास के अंदर जो बॉडीज़ हैं उस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? ये फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे। ये फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है। दोनों मासेस बराबर है, तो इनकी वेलोसिटी भी 0 ही होगी ना। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की 0 है तो ये भी 0 होगी। अब दोनों मासेस सेम है, दोनों की वेलोसिटी 0 होगी। सो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इनकी वेलोसिटी 0 है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता इस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होता, तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो वेलोसिटी दिया उसी से चलता रहता। और जो है इसकी वेलोसिटी जो थी वो u थी, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस भी ना होता, उनकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास में 0 ही रहती अगर कोई फोर्स ना लगता। यहाँ पे जो फोर्स लगा बाहर से वो सेंटर ऑफ मास को ऐसे रोक दिया, एक जगह जाके रुक गया, अब सेंटर ऑफ मास वापस आया। क्योंकि सेंटर ऑफ मास को रोका है तो सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लग रहा है वो उसको रिटार्ड कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पे एक एक्सेलरेशन है। उस एक्सेलरेशन की वजह से स्यूडो फोर्स है। तो ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है। इनिशियल सिचुएशन, स्प्रिंग फोर्स कभी भी इसकी वेलोसिटी नहीं चेंज करेंगे, वो इंटरनल फोर्सेस हैं। अगर वेलोसिटी कोई चेंज होगी सेंटर ऑफ मास में तो बाहर का फोर्स ही आके चेंज करेगा। वैसे भी घर वाले तंग नहीं करते ना, बाहर वाले ही आपको डिस्टर्ब करेंगे। सो स्प्रिंग जो है बहुत ही दयालु है, आपस में दोनों को जो है इस तरह से मैनेज करेगा कि सब शांति रहेगी। सो अब मैं इसकी दो सिचुएशन बहुत क्लियरली बनाता हूँ सो दैट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आई होप सेंटर ऑफ मास का कुछ कंसेप्ट तो और क्लियर हुआ होगा। अब ये सेंटर जो भी मैं बना रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बना रहा हूँ। ये मेरी इनिशियल सिचुएशन है और ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो मिड पॉइंट पे है, यानी कि T0/2 पे, इस T0/2 पे ये मेरी सिचुएशन है। इन बिटवीन भी बना देता हूँ, कहीं पे इसका कोई जनरल कंप्रेशन स्प्रिंग का जो है वो x है और यहाँ पे स्प्रिंग का कंप्रेशन मैक्सिमम है वो है डेल्टा है, और यहाँ पे स्प्रिंग की लेंथ L0 ही है। यहाँ पे L0 माइनस x है और यहाँ पे L0 माइनस डेल्टा है। ये सेंटर ऑफ मास में दिख रहा है सब कुछ हमारा। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटी हमने निकाल ली, ये 0 थी, ये 0 थी, फाइनल भी 0 है और 0 है। इस सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही आए, उसमें रोटेशन भी हो सकता है, जैसे मैंने लास्ट में चैप्टर में कवर किया था, लास्ट लेक्चर में। इनफैक्ट मुझे याद आया गिरोडो में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे ज़रूर करना। स्प्रिंग है दो मासेस के बीच में, वो सेंटर ऑफ मास से होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वो ज़रूर करना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, सेंटर ऑफ मास से कंजर्व होगा, सेंटर ऑफ मास लगेगा इसमें, और जो है आपका वर्क एनर्जी, ये एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी लगेगा। अब आते हैं, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे क्या होगा मुझे पता नहीं, कुछ नहीं पता। सो सपोज़ कुछ u वेलोसिटी कुछ है या v वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कुछ हो ही सकता है। अब जो है इस सिचुएशन में एक तो बाहर से फोर्स लग रहा है, इस पे कोई नहीं लगेगा। जो बाहर के फोर्स लग रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास में भी लगेंगे, बस बाहर की एक ही चीज़ आएगी सेंटर ऑफ मास में, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन आप निकालेंगे, लेकिन फोर्स जो बाहर जो लग रहा था, जिस मास पे जितना लग रहा था उतना लगेगा। यहाँ F1 होता या F2 होता तो यहाँ F1 लगेगा या F2 लगेगा। यहाँ पे सिर्फ F इस पे लग रहा था तो एज इट इज़ सेंटर ऑफ मास में भी लगेगा। और ये सपोज़ कंप्रेस हुआ है टोटल स्प्रिंग, तो ये x/2 है और ये x/2 है।
where x is delta. So x is varying from 0 to delta. This is final, this is initial. 0 से लेके ये सो फाइनल डेल्टा बाय 2 हो जाएगा, ये डेल्टा बाय 2 हो जाएगा. स्प्रिंग कंप्रेस हो रखा है x से. स्प्रिंग फोर्स नहीं भूलना है, वो लगेगा. ध्यान रखना कि x बाय 2 मत कर देना इसमें. स्प्रिंग फोर्स दोनों साइड बराबर ट्रांसफ़र होगा और वो उस पर डिपेंड करेगा कि पूरे स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना है. ये x बाई 2 तब लेते जब स्प्रिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते, तब आपको स्प्रिंग कांस्टेंट 2K करना पड़ता. वो भी एक मेथड है. पूरा स्प्रिंग आपने लिया है तो पूरा कंप्रेशन लेना है. सो स्प्रिंग फोर्स Kx लगेगा, इधर लगेगा Kx, इधर लगेगा Kx. अब और क्या लगेगा सोचिए. एक फोर्स भूल रहे हैं, ये कभी नहीं भूलना. सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है. फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास विच इज कांस्टेंट F ऑल थ्रू इज F अपॉन टोटल मास विच इज ट्वाइस m. ये एक्सेलरेशन है और ये किस डायरेक्शन में है. इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है. ऐसे जा रहा है ना, मैं जा रहा था, रुका, पुश कर रहा है ना मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता तो उधर ही होता, भागता जाता अंदर. पॉजिटिव चार्ज दिया है, सो गया, ऐसे किया और ये वापस आया. सो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है. स्यूडो फोर्स हमेशा उल्टा एक्ट करता है एक्सेलरेशन के. ध्यान रखना, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में मत लगा देना. स्यूडो फोर्स लगेगा यहाँ पे F अपॉन ट्वाइस m इंटू m मीन्स F अपॉन 2 in this direction and here F upon 2 again in this direction. अब दोनों मासेस पे नेट फोर्स लिख लीजिए. इसका नेट फोर्स कितना है. F अपॉन 2 माइनस KX. इस पे नेट फोर्स कितना है. F इधर है, F अपॉन 2 उधर है, तो F अपॉन 2 अंदर हो गया, KX बाहर हो गया. ये फोर्स ऐसे लग रहा है और ये F अपॉन 2 माइनस KX इस मास पे ऐसे लग रहा है. सो ये दोनों मासेस मैंने दिखा दिए जिन पे फोर्स लग रहा है. अब जब आपने स्प्रिंग का फोर्स ले लिया तो वर्क एनर्जी थ्योरम में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मत घुसा देना. सो वर्क एनर्जी थ्योरम जब लेनी है, चाहे सेंटर ऑफ मास हो या जहाँ भी हो, इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. एक्सटर्नल स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इवन सेंट्रीफ्यूगल हो सकता है, वो भी कंजर्वेटिव टाइप फोर्स है, वो वाला फोर्स. सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी आएंगे यहाँ पे, डिसिपेटिव भी आएंगे. सो वो सारा वर्क डन उस साइड और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस साइड. यहाँ पे ब्यूटी ये है कि इनिशियल भी वेलोसिटी 0 थी दोनों मासेस की सेंटर ऑफ मास में, फाइनल भी 0 है सेंटर ऑफ मास में दोनों मासेस की. So change in kinetic energy is 0, which is should be equal to work done by all the forces. This change in kinetic energy ध्यान रखना दोनों masses की लेनी है, दोनों masses की लेनी है. ये kinetic energy इसकी भी लेनी थी, इसकी भी. चांस की बात है यहाँ पे दोनों की डेल्टा के ही 0 है. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो एक फोर्स तो ये है और ये फोर्स इस पे भी एक्ट कर रहा है और इस पे भी एक्ट कर रहा है. सो जो हमारा वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑन दिस मास इज F अपॉन 2 माइनस KX इंटू DX 0 टू डेल्टा. अब आप ध्यान रखिए यहाँ पे जो है इन दोनों को कैंसिल करके 0 मत कर देना कि ये दोनों फोर्सेस तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं. ऐसा नहीं है. इस मास पे लग रहे हैं, ये इस मास पे लग रहे हैं, इस मास पे लग रहे हैं. जो डिस्टेंस है वो देखना है, F डॉट DX देखना है. वो अगर F डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग ही है तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों ऐड होंगे. ये नहीं देख लेना कि ये दोनों फोर्स अपोजिट है, फोर्स कैंसिल कर दिया, अरे तो वर्क डन भी 0 हो गया, सब 0 हो गया. ऐसा नहीं है. F डॉट DX ऑफ दिस, F डॉट DX ऑफ दिस, only thing is you have to see whether force and dx are in the same direction. तब दोनों डॉट इसको दोनों को पॉजिटिव कर देगा. सो डॉट लगाने की हैबिट डालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 2 आएगा.
इस 2 के आने ना आने से यहाँ पे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ 0 है तो मैं इसको नहीं भी लिखता, मेरी कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अब इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। f डेल्टा f/2 इंटू डेल्टा dx जो है x हो गया प्लस माइनस k डेल्टा स्क्वायर बाय 2 इज़ 0। सो डेल्टा इज़ f/k। ये हमें निकालना ज़रूरी था और ये वैसे भी निकालना आना चाहिए, किसी और प्रॉब्लम में आ सकता है। SC वर्मा में एक नॉर्मल फोर्स दे के दिया हुआ है, लेकिन उसको मैंने पहले पुटअप किया था तो बच्चों का बहुत डाउट आते थे, तो आज मैंने इस तरह से समझाने की कोशिश की है कि हर एक डाउट को मैंने कोशिश किया है रिवीजन मोड में टारगेट करने का। ये देख लिए यहाँ कहीं गलती तो नहीं है लिमिट लगाने में। x की वैल्यू जो है भले ही यहाँ x/2 है, यहाँ x/2 है, लेकिन x की जो टोटल वैल्यू है हमें तो x के टर्म्स में देखना है, वो 0 से डेल्टा जा रहा है। सो f/2 इंटू डेल्टा माइनस k डेल्टा स्क्वायर बाय 2। अगर उधर काइनेटिक एनर्जी 0 ना होती तो ये 2 बार आता, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वहाँ 0 है इसलिए मैंने वो 2 वाला पार्ट जो है हटा ही दिया, तो हमारे डेल्टा की वैल्यू f/k आ गया। इसी को आप करके देख लीजिए, स्प्रिंग के फोर्सेस ना लेके स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ले लीजिए और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस एक्सक्लूडिंग द स्प्रिंग फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ले लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स वहाँ से हट जाता। सो जिस फोर्स की आप पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में, उस फोर्स का वर्क डन वहाँ नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है। सो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कई बार पोटेंशियल एनर्जी लेके जल्दी हो जाता है, पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ली तो उसका वर्क डन वहाँ नहीं लेना, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। ग्रेविटी की अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ले ली तो ग्रेविटी का वर्क डन वहाँ नहीं लेना है। बेस्ट है कि काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कीजिए और सारे फोर्सेस को उस साइड रखिए अलॉन्ग विद डॉट dx, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, वो इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगेगा। अच्छा, अब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो कंसेप्ट इसमें एक लग रहा है एनएलएम का, अब देखिए इसमें हमें टाइम स्पेंट पूछा है। सो एक तो ऐसे प्रॉब्लम में एक चीज़ का ध्यान रखिए, स्प्रिंग मास सिस्टम में 2 मासेस जब होते हैं, एक स्प्रिंग होता है, ओमेगा इज़ k ऑफ द स्प्रिंग अपॉन म्यू इज़ द रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। दोनों मास सेम है तो ये m/2 हो जाता है, तो 2 पाई अपॉन t इज इक्वल टू k अपॉन m/2 एंड t इज़ द टाइम पीरियड। नाउ कैन यू राइट दिस t एज t0 हेयर, जो टाइम t0 पूछा है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ये जो टाइम है ये t, इससे कंफ्यूज मत कीजिए। t0 तो मैंने ऐसा टाइम लिखा है पूरा अंदर और ये t0 इसका हाफ, लेकिन टाइम पीरियड क्योंकि SHM हो रहा है उसके टर्म्स में क्या ये टोटल टाइम पीरियड हुआ यहाँ तक कि नहीं हुआ। यहाँ पे टाइम पीरियड t/4 आ रहा है कि t/2 आ रहा है कि t/8 आ रहा है कि t आ रहा है। So whether value of this t0/2 is t/2 or t/4, what it is, आपको इंट्यूटिवली देख के पता लग जाना चाहिए। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं भी उसको प्रूव भी करूँगा। ये क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम के जो मोशन सारे एनालाइज करके आप देखिए ये क्या है। एनीवे मैं उस पॉइंट को भी मैं क्योंकि उसको कवर करूँगा, मैं अभी सोचने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। अब हमें सपोज़ ये पता भी चल जाता ये है या ये है, मैं अभी भी रिवील नहीं कर रहा, ये है या ये है, सपोज़ पता चल जाता तो क्या हम यहाँ से निकाल पाते टाइम स्पेंट इनसाइड इनको रिलेट करके? तब भी नहीं निकाल पाते क्योंकि के तो हमें दिया ही नहीं है। के हमारा यहाँ भी यूज़ हो रहा है, के तो हमें दिया ही नहीं है, बड़ी अजीब चीज़ है। सो अब क्या करें, हमारे पास t0 निकालने का क्या तरीका बचा? t0 तो निकालना पड़ेगा हमें, के दिया हुआ नहीं है, कैसे निकालें? अब आप ये देखिए कि ये न्यूटन ये गया, कोई भी सिस्टम बोला मैंने, सेंटर ऑफ मास गया और वापस आ गया, u से गया u से वापस आ गया। अगर फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, सपोज वेरिएबल फोर्स होता, F इन टर्म्स ऑफ टाइम होता dt इज डेल्टा p
इन द डायरेक्शन ऑफ, इस पे जो फोर्स लगा, जो मेरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है, ये इस पे जो है, इसका मोमेंटम ऐसे था, बाद में ऐसा हो गया। सो ये जो फोर्स अगर मैं लिखूँगा, इस फोर्स की वैल्यू जब यहाँ लिखूँगा, F सपोज वेरिएबल होता है, dt इज़ इक्वल टू, तब मुझे लिखना है जो इस सिस्टम पे फोर्स जो लगेगा वो मैं लिखूँगा डेल्टा P इज़ P फाइनल माइनस P इनिशियल, और सब कुछ P फाइनल इस डायरेक्शन के रेफरेंस में लेना है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लिख रहा हूँ मैं। सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है, मैं मान रहा हूँ इंट्यूटिवली भी पता है ऐसे लग रहा है, उस डायरेक्शन में जो डेल्टा P है, P फाइनल माइनस P इनिशियल, सो इट इज़ mu ट्वाइस mu total mass of center of mass system is 2m, velocity of center of mass was m, so momentum of this system is twice mu minus twice mu, ये वाला जो है twice mu अंदर आ रहा है, इसके रेफरेंस में माइनस हो गया ना, और ये वाला तो प्लस ही था, इसके रेफरेंस में, सब फोर्स के रेफरेंस में लिखना है। ये फोर्स जो सिस्टम पे लग रहा है, सो इज़ 4mu, ये क्योंकि कांस्टेंट है, ये फोर्स कांस्टेंट है, तो जो मेरा टाइम dt है f इंटू dt, ऐसे लिख लूँगा, dt इज़ वेरिंग फ्रॉम 0 टू t0, मैंने पूरा टाइम t0 लिया जब ये चेंज हुआ, सो t0 इज़ 4mu अपॉन EQ, आंसर यही होना चाहिए, 4mu अपॉन EQ। मैं भी देख नहीं रहा हूँ, टाइम लगेगा नेसेसरली, चेक कर लेना आंसर को। अब अगर आपको पता चला, आपने एनालाइज कर लिया कि ये जो है t0/2 इज़ एक्चुअली t/2, मैं भी नहीं बोल रहा क्या है, तो सीधा आप ये निकाल लेते हैं, वहाँ रखा आपने, और ये t0 का वैल्यू पता चल गया, दिस t0 सपोज इज़ t और t0/2 इज़ t/2 सपोज, मैं बोल नहीं रहा अभी भी, यहाँ वैल्यू रखा, तो आप k का वैल्यू निकाल सकते थे। k का वैल्यू तो आपको निकालना ही पड़ेगा, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछ लें तो भी निकालना पड़ेगा, और नहीं पूछा तो निकालना पड़ेगा, बताता हूँ क्यों। सो इतना मैं लिख लेता हूँ, सो t0 इज़ 4mu अपॉन EQ and omega is k twice k अपॉन m, ये हो गया। अब हमें पता लगाना है कि मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए थी इस स्प्रिंग की कि ये मास कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर ना करे। अब फिर से देखिए कितने सारे कंसेप्ट हैं इस प्रॉब्लम में, इसीलिए पाथफाइंडर रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है एग्ज़ाम से पहले, प्रोवाइडेड उसको ठीक गाइडेंस में कोई आपको समझाए। ये कंसेप्ट, ये सपोज करो ये बुक थ्योरी पढ़ने के लिए है, प्रॉब्लम के थ्रू। अब आप ये देखिए, ये चीज़ जो है जब बाहर थी तो ऐसे थी, बाहर ऊपर थी, मैंने जस्ट इसके ये वाली चीज़ मैंने यहाँ बना दी जस्ट रिलेट करने के लिए, ये ऊपर थी एक्चुअली। सेंटर ऑफ मास मेरा कहाँ था, यहाँ से L0/2 था ना, जस्ट एंटर करने से पहले, और एंटर करने के बाद ये लेंथ है L0 माइनस डेल्टा, तो सेंटर ऑफ मास हो गया L0 माइनस डेल्टा/2। सो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ COM इज L0 माइनस डेल्टा/2। अगर किसी भी सिस्टम पे, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, इसीलिए मैंने सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट लिखा है, किसी एक मास का लिखने से नहीं होगा, तो काइनेमेटिक इक्वेशन आप जो पार्टिकल पे लगाते हैं, पॉइंट मास पे लगाते हैं, वही लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सेंटर ऑफ मास ट्रीट करके आप काइनेमेटिक्स के फार्मूले डायरेक्टली लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन बोलिए कांस्टेंट है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स वेरिएबल नहीं है। एक्सेलरेशन वाज EQ अपॉन ट्वाइस m था ना, या हम लिख रहे थे F/2 लिख रहे थे, F की मैंने वैल्यू लिखी नहीं थी, डेल्टा इज एक्चुअली यहाँ पे EQ अपॉन K। सो अब जो है हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें टाइम पता है, T0/2 पता है,
T0 पता चल गया ना, तो T0/2 कितना है, इज ट्वाइस mu अपॉन EQ। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पता है, सो L0 माइनस डेल्टा/2 S इज इक्वल टू UT माइनस हाफ AT स्क्वायर, वेयर T इज T0/2। A पता है, U पता है, सेंटर ऑफ मास का U इज़ U, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज़ U। तो इससे आपका L0 का एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा/2 के टर्म्स में, और यहाँ पे बाकियों के टर्म्स में आ जाएगा, ये वेरिएबल जो हैं करके देख लीजिए। लेकिन जब तक आपको K नहीं पता तब तक आप डेल्टा की भी वैल्यू भी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो K के टर्म्स में है। और K आपको तभी पता चलेगा जब आप 2π/T को T0 से रिलेट करेंगे 2π/NT0। हाउ, वेदर दिस n इज़ 1 2 0 तो नहीं हो सकता, क्या है, इंट्यूटिवली देख के बता देना चाहिए आपको। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अब तक आपने कुछ ने मोस्टली ने कर लिया होगा कि n की वैल्यू क्या है। नाउ लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट लेट मी ट्राई टू प्रूव n की वैल्यू है क्या। पहले देख लूँ वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, मुझे पसीना अभी ठीक है, आधा ही घंटा हुआ है। इस रूम में इतना ह्यूमिडिटी है ना कि फ्लोर से भी पानी निकल रहा है। सो अब मैं आता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छे पार्ट पे। अगर वो करते तो इतना सारा जो मैंने सेंटर ऑफ मास की कहानी बोली उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन वो इसलिए ज़रूरी था कि वो पता होना चाहिए आपको। अब मैं सेंटर ऑफ मास को यूज़ ही नहीं करता, सपोज़ छोड़ दीजिए उसको, मैं इसको करता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो कि फुल प्रूफ मेथड है। x y, ये मेरे स्प्रिंग मास सिस्टम है। किसी भी टाइम t पे ये x1 है और ये x2 है, और ये किसी भी टाइम पे सपोज़ जो स्प्रिंग का डिस्टेंस है सपोज़ किया, वो तो होगा स्प्रिंग के बीच में x2 माइनस x1 होगा। और इस वाली सिचुएशन में हमने लिया है फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है फोर्स, और वेलोसिटी ऐसे था, इसका भी u था, इसका भी u था। यहाँ सेंटर ऑफ मास में कुछ नहीं करना, तो हमेशा कंप्रेशन ही होगा। वैसे होता तो एक्सटेंशन होता, तो उल्टा भी आप लिख सकते हैं, मगर बेटर होता है फिजिक्स में एक बार उसको सोच लो फिर उसी टर्म्स में लिखो, सो दैट बाद में नेगेटिव आपको तंग नहीं करता है। सो कंप्रेशन ही होगा स्प्रिंग में, या तो नॉर्मल लेंथ में आएगा या कंप्रेस होगा, नॉर्मल लेंथ में आएगा कंप्रेस होगा। फोर्स खींचता तो एक्सटेंशन होता, फिर नॉर्मल लेंथ, जैसे मैंने पहले बताया था। सो किसी भी टाइम में एक मैं वेरिएबल लिखता हूँ u नहीं, सपोज z इज़ L0 माइनस x2 माइनस x1, एंड z इज़ नथिंग बट दी, वही आपका जो है कंप्रेशन है। z की जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, f/k थी, वही मैं अभी निकालता हूँ और टाइम भी निकालता हूँ। ये किस टाइम पे आया, ये जो था T0/2, क्या वो T/2 ही था, ये अभी निकाल के दिखाता हूँ मैं इस मेथड से। इसमें सेंटर ऑफ मास की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास आपको पता होना चाहिए, इसलिए किया है। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है, बहुत ही बढ़िया मेथड है। एक बार इसको मास्टरी कर लो फिर आपको कोई क्वेश्चन से डर ही नहीं लगेगा। अब नाउ लेट मी राइट द इक्वेशन। m1 m2 अलग भी हो सकते थे, मैं अलग लिख के दिखाता हूँ सो दैट अलग वाला क्वेश्चन भी हो जाए। सो m1 d square x1 upon dt square means acceleration of m1 in this direction into mass is equal to net force acting on this in this direction, which is minus k z compression in spring. Spring force ऐसे लगेगा ना, m2 d square x2 upon dt square is this direction, forces acting in this direction is plus kz minus f। ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा याद रखिए, यहाँ पे m1 से डिवाइड कर दीजिए, और ये बेसिकली m2 हटाना है वहाँ से, इसलिए हटाना है सो दैट हम इनसे वी कैन प्ले अराउंड दिस। अब आप ये वाला टर्म देखिए, z इज़ इक्वल टू L0 प्लस x1 माइनस x2।
अगर मैं इसको डबल डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर इस डी स्क्वायर एक्स वन अपॉन डी टी स्क्वायर। बस एक बार इसको याद करना है, मेथड थोड़ा याद करने वाला है लेकिन समझने वाला भी है, फिर बार बार करते जाएंगे। सो मुझे क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देता हूँ तो मेरा ये वाला टर्म आ जाएगा, इसीलिए मैंने m1 m2 हटाए वहाँ से। सो ये जब माइनस किया मेरा हो गया, थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ ना, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ऐसे माइनस किया मैंने, सो माइनस के जेड 1 अपॉन m1। ये ध्यान रखना ये कभी भी माइनस में नहीं होंगे, m1 m2 हमेशा प्लस में आने चाहिए, प्लस f अपॉन m2। ये मैं हटा देता हूँ सो दैट जगह बच जाए, अब ज़रूरत नहीं है उसकी, प्रोवाइडेड कोई गलती नहीं हुई हो। यहाँ पे m1 m2 बराबर है, वैसे भी ये क्या होता है, ये रिड्यूस मास होता है, के जेड m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस f अपॉन m2। दिस इज़ डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये माइनस साइन मत भूलना। m1 m2 बराबर है, सो इट इज़ हाउ मच, माइनस ट्वाइस के जेड अपॉन m प्लस f अपॉन m इस डी स्क्वायर जेड। अभी लग रहा है आपको थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत ही सिंपल मेथड है, देखिए इसमें क्या गजब की चीज़ें निकलती हैं, सब कुछ निकल जाएगा इसमें। अब मेरा मोमेंट ये इक्वेशन आ गया ना, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। अगर यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है और ये इस टर्म्स में आ गया है, माइनस में है, और ये डबल डिफरेंशियल है, ये उस वेरिएबल का डबल डिफरेंशियल यहाँ पे है, यहाँ कांस्टेंट आने से घबराइए मत, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। और इसको आप बस दो मेथड याद रखने, एक तो शुरू में ये रखना है, m1 m2 से डिवाइड करके माइनस करना है, फिर एक स्टेज और याद रखनी है, इसको एक और वेरिएबल रख लीजिए, अल्फ़ा इज़ माइनस ट्वाइस के जेड अपॉन m प्लस f अपॉन m। इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन डी टी स्क्वायर इज़ माइनस ट्वाइस के अपॉन m डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। सो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर इस, इसको रिप्लेस कर दीजिए, माइनस m अपॉन ट्वाइस के डी स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा। दिस इज अगेन सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, डी स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन डी टी स्क्वायर इस माइनस ट्वाइस के। बिना इसके भी कर सकते थे लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो इसके हैबिचुअल नहीं है, मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, मैं कभी ये करता नहीं हूँ लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ, इसको डायरेक्टली भी करने का तरीका है, मगर वो आप अपने आप आ जाएगा, जब पहले आप सिंपल तरह से कीजिए। फिर ये हो गया अल्फ़ा, दिस इज़ योर व्हाट, ओमेगा स्क्वायर, सो ओमेगा इज़ ट्वाइस के अपॉन m, वही जो हमने, ये तो आपको इससे ओमेगा निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओमेगा तो आप डायरेक्टली लिख देंगे, पर जस्ट मैं रीचेक करके बता रहा हूँ, इसका मेन यूटिलिटी है। अब देखो ये इक्वेशन में कैसे यूज़ करता हूँ, ये मैं रब करके अब मैं लिखता हूँ इसको, अल्फ़ा इज़ a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी एंड अल्फ़ा इज़ दिस, तो स्पेस बचाने की मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, माइनस ट्वाइस f के z अपॉन m प्लस f अपॉन m इज़ a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। सिर्फ आपको a और b की वैल्यू निकालनी होती है, इसमें इनवेरिएबली दोनों की वैल्यू नहीं आएंगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू आ सकती है, इन कांस्टेंट की वैल्यू दोनों की आ जाएंगी, कुछ क्वेश्चन में जनरली एक ज़ीरो आता है। t इज़ इक्वल टू ज़ीरो में ये तो वैनिश हो गया, ये रहा, सो b इज़ इक्वल टू, t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे z की वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि कोई कंप्रेशन ही नहीं था, और z डॉट कितना है, इज़ माइनस x2 डॉट माइनस x1 डॉट, ये भी ज़ीरो है, z भी ज़ीरो है, z डॉट भी ज़ीरो है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी भी सेम थी, माइनस करके ज़ीरो आएगा, और कंप्रेशन भी ज़ीरो था। सो t ज़ीरो पे पहले हम z ज़ीरो रख लेते हैं, ये ज़ीरो रखा तो b की वैल्यू f अपॉन m आ गई। अब फिर से हमने डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट किया, z डॉट के टर्म्स में आया तो यहाँ पे cos के टर्म्स में आया, सो cos ओमेगा टी, t ज़ीरो पे a की वैल्यू जो है ज़ीरो के टर्म्स, अपने आप करके देख लीजिए, a ज़ीरो आ जाएगा। सो एक बार लिखिए z, एक बार z डॉट की वैल्यू रखिए, t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे z भी ज़ीरो है, z डॉट भी ज़ीरो है,
ए की वैल्यू 0 आएगी, बी की वैल्यू एफ अपॉन आएगी, सो ये हो गया माइनस, ये हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा ट्वाइस के जेड अपॉन एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एम 1 माइनस कॉस ओमेगा टी. सो जेड इज एफ अपॉन ट्वाइस के 1 minus cos omega t. Z is nothing but your compression in the spring. Now what is the maximum compression? यहाँ पे maximum value क्या होगी Z की? जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो कब होगी? when omega t is pi. यहाँ हो रही है ना मैक्सिमम, when omega t is pi, so omega is 2 pi upon t is equal to pi into, sorry, t is pi by omega. T is pi by omega is twice pi upon t. So t is t by 2. This t means यहाँ पे जो t है, यहाँ पे t है मेरा t0 by 2 था और उसकी वैल्यू t by 2 ही आ रही है. मतलब ये t0 जो था मेरा t ही है. प्रूव हो गया. वैसे भी देखिए, इंट्यूटिवली देखिए, सोच के बताइए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से करते तो आपको सेंटर ऑफ मास से बाकी चीज़ हो जा रही है, लेकिन ये टी की वैल्यू आप कंफर्म्ड मैथमेटिकली नहीं निकाल पा रहे. यहाँ आपने निकाल ली. टी इज़ टी बाई 2, टी इज़ पाई बाय ओमेगा एंड मैक्सिमम कंप्रेशन इज़ एफ अपॉन के. सो मोमेंट आपको पता चल गया. T0 इज़ नथिंग बट टी बाई 2. तो आप अब डेल्टा की इक्वेशन में, उस वाली इक्वेशन में, सॉरी, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी इज़ ट्वाइस के अपॉन एम दिस टाइम पीरियड एंड वैल्यू ऑफ टी, ये जो हमारी T0 इज़ नथिंग बट टी. सो टी की वैल्यू हमारी आ गई थी, हमने निकाली थी ना, वो जो आ रही थी, क्या आ रही थी, 4mu अपॉन ई क्यू. यहाँ रख के आपको के की वैल्यू पता चल जाएगी. के की वैल्यू पता चल जाएगी तो डेल्टा की वैल्यू पता चल जाएगी. डेल्टा की वैल्यू पता चल जाएगी तो वो काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन जो मैंने रब कर दी बोर्ड की कांस्टेंट की वजह से, वो पता चल जाएगी. सो अब आई थिंक क्लोज करूँगा. हीट इज़ अनबियरेबल और खींचा नहीं जा रहा है, बट मेन पार्ट कवर हो गया. आई होप इट वॉज यूज़फुल.